गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग जगमाल। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। ठीक है, देखो कल हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैंने कल आपको बिल्कुल शॉर्ट में जो बताया था, उसी को आज हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। देखो कुछ चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दी हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। उनका मास है, उनका चार्ज है, E/m रेशियो है, खोज करता है, उनका डिस्कवरी किसने की। फिर कुछ सिंपल सी चीजें मैंने लिख के दी हैं, हिंदी में भी लिख के दी हैं और इंग्लिश में भी लिख के दी हैं। आई थिंक उन चीजों को यहाँ पे दोहराने का कोई मतलब नहीं है। वो आपको पढ़ना है, वो मैंने आपको लिख के दे दिया है, वो आपको याद रखना है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो बहुत अच्छी चीजें जो काम की है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा यहाँ पे, वो हमारा है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको कल बता दिया था, देखो जो मॉडर्न कंसेप्ट की जो शुरुआत हुई, ध्यान रख लेना, मॉडर्न कंसेप्ट की जो शुरुआत हुई वो हुई 1808 में। और वो शुरुआत किसके द्वारा हुई? डॉल्टन के द्वारा हुई, ये ध्यान रख लेना। और डॉल्टन ने क्या कहा, देखो एक्चुअल में क्या था कि बहुत पहले से एक, मतलब जो भी है, ये मान लो जो एनसीईआरटी में लिखा है 400 ईस्वी पूर्व की कहानी है, कि वहां पे पदार्थ का जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल माना गया वो एटम माना गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो जो मॉडर्न कंसेप्ट की शुरुआत हुई वो 1808 में हुई, डॉल्टन ने की। और डॉल्टन ने क्या किया? डॉल्टन ने कहा कि जो एटम है, क्या है, जो एटम है वो किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मतलब मूलभूत कण होता है। ये ध्यान रख लेना, किसने कहा ये? डॉल्टन ने कहा। डॉल्टन ने क्या कहा 1808 में, कि किसी भी पदार्थ का जो मूलभूत कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, वो क्या होता है? एटम्स। और ये किस बेसिस पे कहा? देखो, उसने जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस थी, ध्यान से समझना, जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस थी उन पे एक्सपेरिमेंट किया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? एटमॉस्फेरिक गैसेज पे एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि किसी भी पदार्थ या किसी भी सब्सटेंस का जो मूलभूत कण होता है या जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। अब देखो, ये तो इसने बता दिया, लेकिन इसका यूज क्या था ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो डॉल्टन के जो डॉल्टन ने जो लॉ दिया है, डॉल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था, उसके बेसिस पे दो चीजों का सॉल्यूशन किया गया। एक तो लॉ ऑफ मास, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और मैथ्स में एक नियम होता है लॉ ऑफ रेशो, ध्यान से समझ लो, लॉ ऑफ रेशो, अनुपात का नियम। ये दोनों जो नियम थे वो डॉल्टन के एटॉमिक मॉडल से ही सुझाए गए थे। ध्यान रख लेना, कौन कौन सा? लॉ ऑफ मास और लॉ ऑफ रेशो, अनुपात का नियम। ये दोनों नियम जो थे वो डॉल्टन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की हेल्प से ही सुझाए गए थे। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो ये थोड़ा सा बस एक सिंपल सा तरीका। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसने अपना मॉडल रखा, तो ध्यान रखना आपको डॉल्टन करके आना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले डिटेल्ड मॉडल किसने रखा, विस्तार से अपने मॉडल को किसने रखा, तब आपको थॉमसन करके आना।
ध्यान से समझ लेना मेरी दोनों बातें। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने रखा, तो आपको करके आना है डाल्टन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट डिटेल्ड एटॉमिक मॉडल किसने रखा, तब आपको करके आना है थॉमसन। दोनों चीजें ध्यान रखें, ठीक है। थॉमसन या रदरफोर्ड नहीं, थॉमसन, डिटेल्ड मॉडल थॉमसन, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आगे की क्या कहानी है। देखो आगे की कहानी क्या है। एक तो कुछ कमियां रही इस मॉडल की, वो कमियां, या फिर इसमें तो क्या था ना, इसकी तो खैर क्या कमियां रहेंगी, ये तो मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देकर ही खत्म कर दिया। तो एक बार इसकी कमियां दे भी नहीं रखी, हम लोग डिस्कस करते भी नहीं है, क्योंकि इसने केवल एक हिंट सा दिया। क्योंकि इसका एक्चुअल में मेन जो इशू था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं था। जो मैंने आपको दो चीजें बताई है, लॉ ऑफ मास और लॉ ऑफ रेशो, वहां पे इसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था। तो इसने अपना एक हल्का सा जो भी है थोड़ा बहुत बता के अपना काम खत्म कर दिया। तो बस इतना सा ध्यान रखना, इसने भी जो फंडामेंटल पार्टिकल था किसी भी पदार्थ का, उसको एटम ही कहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जो कल मैंने सीक्वेंस बताई थी उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। तो देखो अब हमारा नंबर आता है दूसरे नंबर पे थॉमसन मॉडल, ये ध्यान रख लेना। और ये जो थॉमसन मॉडल था, ये थॉमसन मॉडल जो था वो 1898 में दिया गया, और थॉमसन के द्वारा दिया गया, ठीक है। देखो इस सिद्धांत के दो तीन नाम और हैं। इसको बोलते हैं एक तो प्लम पुडिंग सिद्धांत या प्लम पुडिंग थ्योरी। ध्यान रखना, एक एक चीज आपको लोगों को जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको बोलते हैं रेजिन पुडिंग थ्योरी भी बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से। रेजिन पुडिंग थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको वाटरमेलन थ्योरी भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तरबूज। ये तीनों थ्योरी इसी थॉमसन मॉडल का नाम है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन सा, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, या फिर वाटरमेलन थ्योरी, ये दोनों चीजें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो इसने क्या कहा वो आप लोग समझ लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये और ध्यान रख लेना, फर्स्ट डिटेल्ड एटॉमिक मॉडल, ये भी ध्यान रखना। ये मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग भी मेंशन कर लेना अगर आप नोट्स वोट्स बनाते हो तो, बाकी मैंने लिख के दे दिया। इसने थॉमसन ने क्या कहा वो थोड़ा सा देख लो आप लोग। थॉमसन ने क्या, ले लेता हूँ। वो क्यों नहीं रहा भाई, चलो कोई नहीं, वैसे ही बना देता हूँ मैं। चलो हम लोग वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो उसने क्या कहा, थॉमसन की बात बता रहा हूँ। उसने ये कहा जो एटम होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रख लेना क्या होता है उसमें, पॉजिटिव चार्ज पूरी सरफेस पे फैला रहता है। ध्यान से समझना, पूरी सतह पर क्या फैला रहता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ध्यान रखना, और बीच बीच में कहां पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। ये उसने कहा है। इसका मतलब उसने ये कहा था, वो बिल्कुल वो मॉडर्न कंसेप्ट में नहीं आएगा मीनाक्षी। जो कणाद वगैरह की बात है मैंने कल पहले ही बता दिया था, हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखना इस बात की, हम लोग केवल और केवल मॉडर्न कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो जो थॉमसन था उसने क्या कहा कि जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है
वो पूरा उसकी सरफेस पे फैला रहता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो उस पूरे एक तरह से गोले में बीच बीच में कहीं भी एग्जिस्ट करता है। मतलब उसका कहने का तरीका सीधा सीधा था कि जो एटम होता है वो तरबूज की तरह होता है, और तरबूज में जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सारा तरबूज जो है वो एटम है, और उस पूरे तरबूज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और कहीं कहीं जो तरबूज में जो बीज होते हैं वो उस एटम के नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करते हैं। तो बिल्कुल तरबूज की तरह इसका सिद्धांत था। इसने क्या कहा, देखो ध्यान से समझ लो, दो ही लाइनें ध्यान रखनी है कि जो एटम होता है उसका जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है वो सरफेस पर होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो उस एटम में कहीं कहीं बीच बीच में एग्जिस्ट करता है। जैसे तरबूज होता है, जैसे तरबूज पूरा तरबूज एटम मान लो, और उस पूरे तरबूज पे पॉजिटिव चार्ज है, और उस तरबूज का नेगेटिव चार्ज उसके बीज है। बस इतना सा ध्यान रख लेना। ये बताया था किसने, थॉमसन ने बताया था, इतना सारा क्लियर है। क्या कहा था हम, देखो एक एक चीज समझोगे तभी आप लोगों को चीजों को समझ में आएंगी। ये थॉमसन का मॉड्यूल था। अब देखो थॉमसन के कुछ ड्रॉबैक्स थे या लिमिटेशंस थे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्या क्या लिमिटेशन थे इसके। देखो इसका पहला लिमिटेशन तो ये था, इसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट सरफेस पे फैला रहता है, एटम की कंप्लीट सरफेस पे फैला रहता है, जबकि आपको पता है ऐसा नहीं होता है। दूसरी जो कमी है, ये जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं समझा पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन सा मॉडल, थॉमसन मॉडल। इसके अलावा ये जो है वो लाइन या लीनियर स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। एटम्स का जो लीनियर स्पेक्ट्रम आता है जिसको बोर ने समझाया था, उस लीनियर स्पेक्ट्रम को थॉमसन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये कमियां बता रहा हूं। और फोर्थ नंबर पे इसको ड्रॉबैक था, ये एक स्टैटिक मॉडल है। ऐसा मॉडल था, स्टैटिक मॉडल है, मतलब एक तरह से स्थैतिक मॉडल है, और ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में नहीं बता पाया। स्टैटिक मॉडल होने का मतलब ये है, इसने ये नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बस ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रहते हैं। नेगेटिव चार्ज जो है वो जैसे तरबूज के बीज होते हैं वैसे ही नेगेटिव चार्ज होता है एटम में। इसलिए इसको या इस रूल को हम लोग स्टैटिक रूल बोलते हैं, मतलब एस्थेटिक बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं एस्थेटिक। मींस जो स्तर होता है उसके बारे में बताता है। तो एस्थेटिक है, इसका मतलब ये कभी नहीं कहा इसने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं या फिर गति करते हैं। तो ये चारों ड्रॉबैक थे किसके, ध्यान रख लेना, किसके ड्रॉबैक थे चारों, थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है थॉमसन मॉडल। यहां तक देख लो आप लोग। देखो कुछ भी इश्यू हो तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो आगे चलने पर क्या होगा, हम लोग बात करेंगे अब रदरफोर्ड मॉडल की। एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को, कौन से मॉडल की बात करेंगे हम लोग, रदरफोर्ड मॉडल की। यहां तक देख लो एक बार आप लोग, अगर कोई भी इशू हो तो पूछ लो आप लोग। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा सीधा तीसरे नंबर पे हम लोग आ रहे हैं रदरफोर्ड। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, रदरफोर्ड क्या कहता है वो आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। देखो रदरफोर्ड के बारे में एक चीज ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले तो कि एटम में एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है आप लोगों के लिए। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ध्यान से समझना ना मेरी बात, एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनकी पोजीशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। देखो एक एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कहीं भी आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है,
तो आपको गलती नहीं करनी है। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनकी पोजीशन के बारे में सबसे पहले, या उनकी पोजीशन को जो सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। ये ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। अब देखो, आपको सबको पता है, मैंने छोटी छोटी चीजें नहीं लिखी है, जिन चीजों के बारे में आपको नॉलेज था। रदरफोर्ड ने एक सोने की झिल्ली का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें से एक्सरेज निकाली, कुछ एक्सरेज अलग अलग एंगल से निकली, कुछ एक्सरेज वापस 180 डिग्री के एंगल से वापस आ गई। वो नॉर्मल चीजें आप सबको पता होंगी, उन पे हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सोने की पतली झिल्ली पर उसने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकाले वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक्सपेरिमेंट आप सबको पता है, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, वो आप लोगों को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज ये है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की थी, अल्फा प्रकीर्णन का जो प्रयोग किया सोने की झिल्ली पे, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या निकाले, मतलब उस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसी को बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है? गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी? अब वो देखो, वो नहीं कह सकते, वो उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अगर वो उस समय सिल्वर ले लेता तो वो सिल्वर चल जाता। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, क्योंकि आपको पता है वो कोई सा भी एटम लेता उसके रिजल्ट सेम होते, ये मेरी गारंटी है। अब सोच सकते हो यार, कोई भी एटम ले लो या कोई सा भी मेटल लेता, कोई भी एलिमेंट लेता, उसके रिजल्ट सेम आते, क्योंकि उसने बताया ही ऐसा था। उसने एटम के बारे में बताया, उसने केवल एटम के बारे में बताया, उसने कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं बताई किसी भी चीज की। उसने उस सोने की कोयल के फॉइल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, उसने उससे एटम के बारे में बताया। तो ये कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे कि क्यों लिया, नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। बस ये मान लो कि उसके माइंड में सोने का आया, वो चांदी भी लेता तो भी वही रिजल्ट आते, और अगर वो दूसरा एलिमेंट लेता तो भी वही रिजल्ट आता। आप लोग चाहे चाहे आई थिन फिल्म बना सके शायद, एल पर किया था, बट गोल्ड पर बेस्ट। मैं क्या कह रहा हूं, वहां पे कोई लॉजिक नहीं है, वहां पे ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं कि सोना ही क्यों लिया। हाँ, अगर वो कहीं भी ये लिख दे कि सोने में ये प्रॉपर्टीज अलग से है इसलिए मैंने गोल्ड लिया, लेकिन आपको इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा गोल्ड में ये प्रॉपर्टी थी इसलिए ये लिया। वो ये मान लो उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट था और कुछ भी नहीं था गोल्ड लेने के पीछे उसका रीजन। हाँ, ये जरूर, ये मतलब वो हम लोग मान सकते हैं, बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि सोना जो है वो बहुत पतली बारीक झिल्ली बना सकता है। ये बात थोड़ा सा जस्ती है, लेकिन ऐसा लॉजिक नहीं था क्या वहां पर भी। वो तो अब हमें पता है कि जब गहने वहने बनाते हैं तो सोना बहुत पतला हो जाता है, उस बेसिस पर हम लोग बोल रहे होंगे शायद, आई थिंक। बाकी वैसे कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का। मतलब वही बता रहा हूं, क्योंकि नहीं लॉजिक होता, लेकिन आप रिजल्ट देखो, एक बार सोच के देखो, वो किसी भी मेटल का अगर फॉइल लेता तो आप सोच के देख लो, रिजल्ट तो सेम ही देता वो, क्योंकि उसने तो एटम के बारे में बताया है, और कोई सा भी एलिमेंट हो सबके एटम सेम होते हैं। तो यहाँ सोने का कोई लॉजिक होने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। तो अब हम लोग काम की बातें करते हैं। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकाले वो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी नहीं क्या पूछेगा, कुछ है ही नहीं उसमें पूछने वाला। ठीक है? तो उसके रिजल्ट क्या थे वो आप लोग देख लो फटाफट। देखो उसने क्या कहा था, मतलब रदरफोर्ड ने क्या निकाला अपने प्रयोग से या अपने एक्सपेरिमेंट से, क्या रिजल्ट निकाला। उसने ये कहा कि कोई भी जो एटम है, वो कोई भी एटम है, उस एटम में एक हैवी, भारी पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रख लेना, मतलब अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक एटम कंसिस्ट की, एक एटम जो है वो एक हैवी पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान रखना,
और उसने बताया इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बोला जाए तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। एक चीज आप लोग ध्यान रख लो अच्छी तरह से, कोई भी इश्यू हो तो पूछ लेना आप लोग। क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कहा कि कोई भी एटम जो है उसमें एक हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, या कोई भी एटम एक हैवी पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ होता है जो केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉमन अगर हम लोग बोले तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियॉन बोलेंगे। दूसरे नंबर पे क्या बताया उसने, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम की जो रेडियस है और जो न्यूक्लियस की रेडियस है, ये ध्यान रख लेना, एटम की जो रेडियस है और जो न्यूक्लियस की रेडियस है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, एटम की न्यूक्लियस, रेडियस की न्यूक्लियस, इनकी वैल्यू जो होती है ये होती है 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और ये होती है 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। मीटर में पता ही है आपको, 10 की पावर 10, 10 की पावर -15। देखो इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों में आप धोखा खा जाओगे। आप लोग ये मत सोच लेना कि कहीं भी ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। सिंपल मैथमेटिक्स मीटर, ये थोड़ा सा जो कन्वर्जन है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। मीन्स क्या कहना चाह रहा, क्या कहा रदरफोर्ड ने, जो एटम की साइज होती है वो न्यूक्लियस की साइज से 10 की पावर 5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है वो ज्यादा होती है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि आर ए बराबर आर एन इंटू 10 की पावर 5। मतलब सीधा सा कंसेप्ट बताता हूं सेकंड वाला, कि एटम की साइज न्यूक्लियस की साइज से 10 की पावर 5 ज्यादा होती है। सेकंड लाइन उसने ये बोली थी, ठीक है। थर्ड लाइन पे आते हैं, या जो भी थर्ड कंसेप्ट था उसका, थर्ड कंसेप्ट में उन्होंने क्या कहा कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो होती है आर बराबर, या फिर हम लोग, मैंने कल भी बताई थी ये बात आपको, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ये रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो उसके मास नंबर के, ध्यान रखना ए, और ए बराबर सबको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना उसने क्या बताया कि किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसके मास नंबर के 1/3 पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है और ये हो जाता है 1/3। मीन्स ये जो फॉर्मूला है जो मैंने कल बताया था, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी एटम की न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा सा ध्यान रख लेना आप लोग, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे सबको पता है आर तो क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर नोड एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, या फिर 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। और ये पूरा जो है वो एक फर्मी के बराबर होता है। अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, इसके बराबर होता है 1 फर्मी। क्या बोलते हैं इसको, 1 फर्मी। ध्यान रखना एक एक चीजों का, ये मान के चलना हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसी एक भी लाइन नहीं लिखी है जो आपके काम की नहीं हो, हर एक लाइन अपने आप पे इंपॉर्टेंस रखती है, अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट बताया उसने। फोर्थ पॉइंट पे क्या कहा इसने, जो मैंने कल बताया था, मैंने क्या कहा था कल, किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करती है। लेकिन मैंने बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि सारे एटम्स के जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी हमेशा सेम होती है। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, ठीक है।
एक चीज और देखो, हमने अभी बताया आपको कि जो एटम की साइज है, सीधा सा कंसेप्ट है, वो न्यूक्लियस की साइज से कितनी ज्यादा होती है, 10⁵ अब अगर हम लोग दोनों के वॉल्यूम की बात करें तो सीधा सा कंसेप्ट है, वॉल्यूम तो क्यूब होता है ना, तो एटम की साइज, देखो दोबारा बता रहा हूं, एटम की साइज न्यूक्लियस की साइज से 10⁻⁵ ज्यादा होती है, तो वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा, 10⁻15, क्योंकि पावर 3 में जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्यूब होता है ना। अगर किसी का भी वॉल्यूम निकालने हो तो क्या निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 3 बार चला जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक स्पेरिकल मान रहे हैं और उसकी हम लोग फिर वॉल्यूम निकालेंगे तो वो 3 गुना होगा, 3 गुना में जो पावर है वो 3 गुना, तो वो ऐड होती है पावर। जब मतलब हम लोग ये लिखते हैं, देखो 10⁵ इंटू 10⁵ इंटू 10⁵, और जब इन सबको जोड़ देंगे तो 10⁻15 मीन सीधा सा कंसेप्ट है, अच्छा सीधा सा कंसेप्ट है कि एटम की साइज न्यूक्लियस की साइज से 10⁵ ज्यादा होती है, बट वॉल्यूम कितना ज्यादा हो जाएगा, 10⁵. ठीक है। इसके बाद इसने क्या बताया, इसने ये कहा कि जो मेरा मॉडल है वो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और सोलर सिस्टम में आपको पता ही है सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं, बस इतना सा ध्यान रख लेना। और लास्ट चीज जो मैंने लिख के दी है वो मैंने आपको बताई दी है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आपको क्या करके आना है, रदरफोर्ड करके आना, ये गलती मत कर देना। ठीक है भाई, ये 5-6 बातें जितनी भी थी वो किसने बताई, सारी की सारी बातें रदरफोर्ड ने बताई। अब रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां थी, अब रदरफोर्ड की क्या कमियां थी वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सीधा सीधा सारा लिखा हुआ है, बस आपको याद रखना है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो क्या क्या लिमिटेशंस है, फटाफट लिख लेना आप लोग। ये जो है वो भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड भी यहां तक नहीं पहुंच पाया, वो स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। एक दूसरी कहानी वो की वही, ये भी लीनियर स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। और नंबर 3 पे अगर हम लोग बात करते हैं, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो मैक्सवेल के अपोजिट था, और मैक्सवेल ने क्या कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है और अगर वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या नाभिक के चारों तरफ घूमता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या नाभिक के चारों तरफ घूमता है, भूल है ठीक है। तो रदर मैक्सवेल ने क्या कहा था, देखो मैक्सवेल ने ये कहा था, तो पहले रदरफोर्ड ने क्या कहा उसका देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो उसने क्या कहा था रदरफोर्ड ने कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सारा पॉजिटिव चार्ज यही होता है। और एक चीज मैं भूल गया था, मैं बता रहा हूँ, उसका ये भी स्टेटमेंट था, लिख रखा है मैंने नोट्स में, कि इस नाभिक के चारों तरफ स्पेस पाया जाता है, इस नाभिक के चारों तरफ स्पेस पाया जाता है, जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और इसी स्पेस में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान रख लेना क्या कहा था, सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, और उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस पाया जाता है, खाली स्पेस होता है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। और इसमें क्या पाए जाते हैं,
इलेक्ट्रॉन पाए जाते। फिर मैक्सवेल आया, मतलब जो ये थ्योरी थी वो मैक्सवेल के अपोजिट थी, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है तो वो घूमते हुए अपनी एनर्जी का कंटिन्यू लॉस करता है। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है कहीं भी, तो जैसे जैसे वो घूम रहा है वो अपनी एनर्जी रिलीज करता रहेगा, और जैसे 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 मैंने कल बताया था जैसे जैसे एनर्जी रिलीज करता रहेगा उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और लास्ट में आकर वो कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन हमको पता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने अब आगे तो पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये भी क्या था, मतलब जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी वो मैक्सवेल के अपोजिट थी। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ये सारी कमियां थी, मतलब सारी का मतलब 3-4 कमियां थी इसकी रदरफोर्ड मॉडल। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, पोच पोच नहीं करना है। कौन किसको समझा पाया कौन किसको नहीं समझा पाया वो आपको याद रखना है। ठीक है, रदरफोर्ड वैसे तो देखो मैं वो सारा बता रहा हूँ जो मैंने लिख के दिया है और आप सबको पता भी है सारी चीज, इसमें कुछ नया नहीं है कि हम लोग कुछ नया देख रहे हैं। बस कुछ चीजें जो मेरे को लगता था कि आप भूल जाते हो या आपको पता नहीं होंगे वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, ये आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम लोग बात करते हैं बोर मॉडल की। इसकी बात करेंगे हम लोग, बोर मॉडल की बात करते हैं। तो देखो बोर मॉडल से पहले क्या हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर हम वो बोर मॉडल पे जाएं उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि बोर ने जो मॉडल दिया उससे पहले एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आ चुकी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, और एक आ चुका था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो आपको पता ही है, कोई भी जो वेव है वो दो तरह के फील्ड से मिलकर बनी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो फिर उसने बताया, फिर देखो आपको थोड़ा सा देख लेना, वैसे नीड नहीं है, तो उसने वेव के बारे में बताया, तो देखो फिर उसने लैम्डा के बारे में बताया, न्यू के बारे में बताया, न्यू बार के बारे में बताया, एनर्जी के बारे में बताया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी तरंग के बारे में, तरंग दैर्घ्य के बारे में बताया, उसकी आवृत्ति के बारे में बताया, तरंग संख्या के बारे में बताया, उसकी एनर्जी के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद में उसी के बेसिस पे प्लांक ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया था, और प्लांक ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या फिर जो सनलाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सनलाइट है उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं होती है, वो जो एनर्जी है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में होती है, और जिनको प्लांक ने जो था क्वांटा या फोटोन कहा। ध्यान से समझना अच्छी तरह से, क्या कहा, क्वांटा या फोटोन का, मतलब एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज होती है, हिंदी में बोलते हैं क्वांटीकृत। अच्छी तरह से समझो, ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, वैसे नया नहीं है लेकिन सीखने के हिसाब से नया है आप लोगों के लिए। उसने ये कहा, प्लांक ने ये कहा कि जो एनर्जी है, जो सनलाइट है उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, मतलब ऊर्जा पैकेट्स, और सारे एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी सेम। उस ऊर्जा पैकेट्स को हम लोग बोल रहे हैं क्वांटा या फोटोन, और उसकी एनर्जी सेम। और एक क्वांटा या फोटोन की एनर्जी कितनी, एच न्यू, एच प्लांक कांस्टेंट, और न्यू जो है जो तरंग आ रही है उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो आप लोग मेरे को ये बताओ पहले तो, आप क्वांटीकृत से क्या मतलब समझते हो, क्वांटाइज्ड या क्वांटीकृत होने का क्या मतलब है, फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग कि क्वांटीकृत होने का या क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब है, क्या समझते हो आप लोग क्वांटीकृत होने से
ये क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब होता है? फटाफट रिप्लाई करो, देखो इतना टाइम नहीं लगाना है हमें, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। फटाफट रिप्लाई करो, आप क्वांटाइज्ड या क्वांटीकृत होने का क्या मतलब समझते हो? फटाफट रिप्लाई करो, देखो फिर हम लोग आगे चले, बोर थ्योरी पढ़नी है हमें। क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब समझते हो आप लोग? फटाफट रिप्लाई कर दो, देखो क्वांटाइज्ड होने का क्या मतलब समझते हो आप लोग? इतना टाइम नहीं है भाई। क्या लिखा भाई? फोटोन रिलीज होना, हाँ सर ये लिखा हुआ कहीं नहीं है। नहीं, फोटोन रिलीज होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या समझते हो? h/2 पाई के कोणीय संवेग, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्वांटाइज्ड अलग चीज है, आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो यार, कॉमन वर्ड है। क्या पता जिंदगी में कितनी बार पढ़ा होगा, आप लोगों ने लाखों बार यूज किया होगा क्वांटाइज्ड। क्या मतलब है उसका? इतनी छोटी छोटी चीजें आपको देखो पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले, अरे आप तो पढ़ाते होंगे बहुत जगह यार, बहुत जगह 11th 12th में पढ़ाते हो आप बच्चों को, क्वांटीकृत होती हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए ना। बच्चों को क्या बताओगे फिर कि क्वांटीकृत होने का मतलब क्या है या क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? आपने देखो घर की सीढ़ियां देखी हैं? घर जो अपना है, और घर में जो सीढ़ियां होती हैं, वो घर की सीढ़ियां क्वांटाइज्ड होती हैं। अब आप लोग समझ सकते हो क्या मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके घर पे जो सीढ़ियां होती हैं, वो सीढ़ियां क्वांटाइज्ड हैं, क्वांटीकृत हैं वो सीढ़ियां। तो अब आप लोग समझ सकते हो क्या कि क्वांटीकृत का क्या मतलब है? एक सिंपल एग्जांपल जो आप डेली रूटीन में यूज करते हो, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। एक क्वांटाइज्ड का सीधा सा मतलब होता है कि जितने भी नंबर हैं, उन सब का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। घर की सीढ़ियां देखिए, घर की सारी सीढ़ियों का गैप हमेशा सेम रहता है। क्वांटाइज होने का मतलब ये है, अरे देखो 1 2 3 4 5 6 7, जो भी नंबर है, इन सब का गैप हमेशा एक होगा। ये सारे क्वांटाइज्ड हैं, ये ध्यान रखो। क्वांटाइज्ड होने का मतलब ये होता है, ध्यान रख लेना। फिक्स्ड पैकेट, फिक्स्ड पैकेट नहीं, डिफरेंस सेम होना चाहिए। फिक्स्ड पैकेट नहीं बोलेंगे, डिफरेंस सेम होना चाहिए। पैकेट तो अलग अलग भी हो सकते हैं, बाकी उनका गैप हमेशा सेम होना चाहिए। तभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि घर की सीढ़ियां, क्योंकि घर की सीढ़ियां है वो सब, देखो अब ऐसे मत करना सर, थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो एक अलग इश्यू है। बाकी घर की जो सीढ़ियां होती हैं, उनका डिफरेंस देखो आप, मैक्सिमम सेम होता है। तो आप लोग ध्यान रख लेना, क्वांटाइज का मतलब क्या होता है वो आपको देखो, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता नहीं होता है। क्वांटाइज का मतलब समझ गए अब आप लोग? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आ गई और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। इनके बेसिस पे बोर ने अपना सिद्धांत दिया, ये थ्योरी दी, अपना मॉडल दिया। देखो अब समझ लो आप लोग फटाफट आगे की कहानी। आगे क्या है देखो, मैं फटाफट बता रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इन चीजों की। देखो बोर मॉडल की अगर हम लोग बात करें, तो देखो बोर मॉडल दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो इसके पोस्टुलेट, तब अपना मॉडल देने से पहले बोर ने कुछ बातें बताई, जिनको बोलते हैं बोर्स पोस्टुलेट, और उन्हीं के बेसिस पे उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो वो एक तरह से देखो अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा आप लोगों को। कुछ बुक्स में आपको 6 पोस्टुलेट मिल जाएंगे। पोस्टुलेट को हिंदी में बोलते हैं अभिग्रहित बिंदु, बोल दो आप लोग, महत्वपूर्ण बिंदु। हम लोग ये कह सकते हैं कि बोर के महत्वपूर्ण बिंदु, उन बिंदुओं के आधार पर बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनको पोस्टुलेट बोलते हैं, वो 6 पोस्टुलेट है। कुछ में 7 मिल जाएंगे, कुछ में 5 मिल जाएंगे, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप ये मत सोचना कि यार इसमें तो 5 दे रखे हैं सर ने, 6 बताए, इसमें 7 दे रखे हैं, इग्नोर इट, कोई मतलब नहीं है उसका। तो देखो 6 पोस्टुलेट कौन कौन से हैं, वो मैं बता देता हूं पहले, फटाफट बताऊंगा,
कुछ भी नहीं है, आपको सबको पता है। पहला पोस्टुलेट जो है वो क्या है? उसने कहा था कि एटम जो है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियन होता है, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं, मोशन करते हैं सर्कुलर पाथ में। पहला पोस्टुलेट ये था। अच्छी तरह से समझ लेना। दूसरा पोस्टुलेट बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ में, और ये इसी तरह से चक्कर लगाते हैं जिस तरह से सूर्य के चारों तरफ ग्रह और मतलब जो सैटेलाइट वगैरह है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया है। तीसरा पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा पॉइंट देखो, एक्चुअल में तीसरे पॉइंट में क्या समझना है आपको, ध्यान से समझो। देखो उसने क्या कहा अपने तीसरे पॉइंट में, देखो उसने ये कहा कि यहां पे तो आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो उसने बताया कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच तो कार्य करता है, या इन दोनों के बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्सेज, जिसे हम लोग बोलते हैं कुलाम्बिक फोर्सेज। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? अट्रैक्शन फोर्सेज या कुलाम्बिक फोर्सेज। अच्छी तरह से समझ लो भाई, अच्छी तरह। ठीक है, और जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुलाम्बिक फोर्स, जो नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसी दौरान जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो एक फोर्स और लगता है उस इलेक्ट्रॉन पर, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अच्छी तरह से समझ लेना, अपकेंद्रीय बल। और एक कंडीशन और बताई कि जब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए जो कुलाम्बिक फोर्सेज है, ध्यान से समझना, जो कुलाम्बिक फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इन दोनों फोर्सेज के इक्वल होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अपनी एक निश्चित पाथ में चक्कर लगाता रहता है, ना उससे ऊपर जाता है ना उससे नीचे जाता है। तो मैक्सवेल ने जो बात बताई थी उसका खंडन कर दिया था बोर ने, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, उस पर दो तरह का फोर्स काम करता है। कुलाम्बिक फोर्स नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझना। जो किसी भी पार्टिकल का जो इनर्शिया होता है, जो जड़त्व होता है, ध्यान रखना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि किसी भी एटम का जो एक तरह से मास होता है, क्योंकि देखो नाभिक है, नाभिक एटम का जो मास होता है उसका मैक्सिमम पार्ट न्यूक्लियस में है। देखो समझो इस चीज को, रटने से काम नहीं चलेगा। किसी भी एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है मास का, वो न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस का भी इनर्शिया होगा, और उस इनर्शिया की वजह से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो इस इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक से दूर की तरफ रखता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, नाभिक का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर भेजता है। अट्रैक्शन फोर्स पास में लाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर भेजता है, और जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो एक निश्चित पाथ बन जाता है, और उसी पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान रखना, किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है ना, जड़त्व होता है, उस जड़त्व के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, समझ गए? कहां से जनरेट होता है?
किसी भी बॉडी का जो मास होता है, क्योंकि इनर्शिया तो पढ़ाई है ना आपने, कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा अगर कभी जरूरत पड़ी तो, इनर्शिया कैसे निकालते हैं, जड़त्व कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं और दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में आकर के नहीं गिरता है। ये इसका तीसरा पॉइंट था। अगर फोर्थ पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, एक और इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से समझना, बोर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम, जिनके एंगुलर मोमेंटम, देखो एक तो इसको बोलते हैं कोणीय संवेग, देखो एक तो संवेग होता है और एक हो गया हमारा कोणीय संवेग। जैसे P बराबर mb होता है, सबको पता है P बराबर ये संवेग होता है, ठीक है, वैसे ही कोणीय संवेग होता है, और वो कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, MBR। MBR कहां से आया देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसकी जो गति होती है उसको ओमेगा बोलते हैं, और वो v इंटू आर के बराबर होता है। सिंपल मैथमेटिक्स से ध्यान रख लेना। ताकि उसने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम का मान या उनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मींस MBR इक्वल्स टू n अपॉन 2 पाई। अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये बोलेंगे केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का क्वांटीकृत फॉर्म होता है। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई हो, 2h अपॉन 2 पाई हो, 3h अपॉन 2 पाई हो, 4h अपॉन 2 पाई हो, 5h अपॉन 2 पाई हो। मतलब इसका क्वांटाइज्ड फॉर्म होना चाहिए, और कभी भी उन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा जिनका कोणीय संवेग सपोज 1.5 h अपॉन 2 पाई हो, 2.5 हो, 3.5 हो, कुछ भी हो। उन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते हैं, केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये भी आप लोग बिल्कुल NH अपॉन 2 पाई, n यहाँ पे क्वांटाइज्ड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं 1.5 3.5 वो नहीं चलेगा। मतलब वही कहानी फिर से, सबका बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, वो क्वांटाइज्ड होगा। तो ये कौन सा पॉइंट था उसका, फोर्थ नंबर का पॉइंट। फिफ्थ नंबर पे क्या बताया उसने, देखो ध्यान से समझना अच्छी तरह से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिफ्थ नंबर वाला भी, जो भी है एक बार देख लेना आप, नंबर से ज्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो क्या बताया उसने, देखो नंबर 5 पे तो क्या कहा उसने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट माइनर सा पॉइंट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन हाँ, अगर वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है या दूसरे एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तब वो एनर्जी का एड्जॉर्प्शन और एक्सक्रिएशन करेगा, अवशोषण और उत्सर्जन करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये अवशोषण और उत्सर्जन भी हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। मींस अवशोषण और उत्सर्जन होगा वो भी हमेशा क्वांटा या फोटोन की फॉर्म में होगा। ध्यान रख लेना,
और जो ये डेल्टा ई निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं? ई मैक्सिमम मतलब कुछ एनर्जी लेवल की एनर्जी अपॉन ई मिनिमम, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, ई मिनिमम। और इसको हम लोग एक तरह से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ई बराबर ई एन टू माइनस ई एन वन। कोई भी मान लो, ये हायर है, ये लोअर एनर्जी लेवल है। और अगर हम लोग इसको सीधा सीधा लिखें तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा? एच न्यू, क्योंकि मैंने अभी बताया है जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एब्जॉर्ब होगी वो क्वांटा या फोटोन की फॉर्म में होगी। और यहाँ पे हम लोग सकते हैं न्यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई अपॉन एच। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टू माइनस ई वन या ई एन टू माइनस ई, और यहाँ पे आ गया आपका एच। ये आप लोग ध्यान रख लेना। देखो यही कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बोर ने हाइड्रोजन के लीनियर स्पेक्ट्रम को समझाया था। क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो ना तो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है ना ही कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है, वो क्वांटा या फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो रही है। इसलिए जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो पूरा ब्लैक नहीं होगा, इसकी फॉर्म में मिलेगा, लाइंस की फॉर्म। क्योंकि एक क्वांटा आया, उसका स्पेक्ट्रम बन गया, फिर वो एनर्जी खत्म तो जीरो, वापस जीरो। फिर दूसरे क्वांटा का स्पेक्ट्रम बनेगा, फिर जीरो, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, अब इसको ऐसे ही मत समझना। तो ध्यान रखना, जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है वो क्या कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है नाभिक के, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल या हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तब वो एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। और वो अवशोषण और उत्सर्जन भी क्वांटा या फोटोन की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक चीज और समझ लेना, नेक्स्ट पॉइंट मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो भी पॉइंट है हमारा 6 नंबर का पॉइंट। देखो फिर उसने क्या कहा, उसने कहा ये तो हमारा न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कोश, ध्यान रख लेना, सेल जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इनको? उसने इनको नंबरिंग दी। उसने नंबरिंग ये दी, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, और ऐसे के ऐसे चलता है। अगर इनको अल्फाबेट के हिसाब से देखे तो इन्होंने नाम दिया के एल एम एन ओ। तो देखो उसने क्या कहा कि अगर n बराबर 1 है तो उस सेल को या उस कोश को या उस ऑर्बिट को, एक चीज ध्यान रख लेना, या उस कक्षा को क्या बोलेंगे? के। और अगर n बराबर 2 हुआ तो क्या बोलेंगे? एल। n बराबर 3 हुआ तो क्या बोलेंगे? एम। n बराबर 4 हुआ तो के एल एम एन बोलेंगे। ऐसे के ऐसे चलते जाएंगे, तो इधर भी चलते। ये चीज समझ लो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअल में जो बोर का मॉडल था वो केवल हाइड्रोजन के लिए था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। ध्यान से समझो, जो बोर का मॉडल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। क्यों भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्यों माना गया उसको? बताओ फटाफट। क्योंकि बोर का मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कंसीडर किया गया, मींस केवल हाइड्रोजन एटम के लिए, और किसी एटम पर अप्लाई नहीं होता है। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन है, सेम कहानी इसमें है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप कैसे कह सकते हो कि बोर का हाइड्रोजन मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही लागू होता है या एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम पर ही लागू? फटाफट रिप्लाई कर दो, देखो आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो। अब कैसे कह सकते हैं? जनरल क्राइटेरिया, इससे पहले मैं कुछ चीजें और बताता हूं। देखो उसने हाइड्रोजन एटम के लिए बताया कि अगर n बराबर 1 है, इसको बोला जाता है हमेशा
ग्राउंड स्टेट, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। अगर n बराबर 1 है और अगर n बराबर कुछ भी है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये आगे बहुत काम आएंगी। क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। और देखो ये कहां तक होगा वो भी ध्यान रखना। ये n बराबर इनफाइनेट तक जाएगा। कहां तक जाएगा ये? 1 मिनट। कहां तक जाएगी ये सारी कहानी? n बराबर इनफाइनेट तक। देखो n बराबर 1 है तो ग्राउंड स्टेट, उसमें उसने समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है। एक बार दोबारा लिखना देखे, समझ नहीं पा रहा शायद आप लिखते समय शायद कुछ। हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम्स के लिए नहीं, वो तो एक कहानी खत्म हो गई ना। मैंने कहा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो लिथियम प्लस थ्रू भी हो सकता है, हीलियम प्लस 1 भी हो सकता है, वो छोड़ दो बात। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन की बात क्यों की, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ले लेता, स्पेक्ट्रम डिफ्यूज्ड। देखो मैंने लिखा है नोट्स में, क्योंकि बोर ने कहीं भी अपने पूरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की बात नहीं की है। आप देख लो, चाहे कहीं से भी किसी भी बुक में पढ़ लो आप लोग, उसने कहीं भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की बात नहीं की। इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके माइंड में कभी जिंदगी में। इसलिए ये माना जाता है, माना क्या जाता है, सही भी है, कि बोर का मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, क्योंकि उसने कभी भी किसी भी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई। ये ग्राउंड स्टेट, ये सारी एक्साइटेड स्टेट, और कहां तक जाएगा? n बराबर इनफाइनेट तक जाएगा। क्लियर है? एक पॉइंट और माना, बोर के जो पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं, नंबर 6 पे उसने कहा कि अगर हमारे पास, इन कक्षों की बात कर रहा हूं मैं, ये जो कक्षा है हमारे पास, कक्षाएं हैं जो हमारे पास, इन कक्षाओं की रेडियस कितनी होती है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये जो कक्षाएं हैं हमारे पास, ये जो कोष हैं, ये जो कोष हैं, जो सेल है, या जो कक्षाएं हैं, या जो ऑर्बिट्स है, उनकी रेडियस कितनी होती है ये भी बताया था। और उनकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर बराबर r नोट। ध्यान से समझो, ये n तो वही है, n ये वाला n, इसको आगे जा करके हम लोग बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। यहां तक उसको भी पता नहीं था कि ये मुख्य क्वांटम संख्या है ना, वो तो अपने हिसाब से n बराबर मान रहा था। लेकिन जब आगे श्रोडिंगर इक्वेशन आई तब इसको मुख्य क्वांटम संख्या माना गया। तो मैं वहां पे यहाँ पे बता रहा हूं आपको, ताकि इसने मुख्य क्वांटम संख्या नहीं बताई थी, तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे। और ये जो r है, इस r की जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, r नहीं सॉरी a नोड लिखा है इसमें, मैंने एक कुछ बुक, देखो यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन a नोट, और ये जो a नोट है इसको बोलते हैं बोर रेडियस। अच्छी तरह से समझ लो, क्या बोलते हैं? बोर रेडियस। और इसकी वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है भाई, ये होती है 52.9 पिकोमीटर, या फिर 0.529 स्टोन। ये बात जरूर समझो आप लोग। अपने 6वें या 7वें नंबर के पोस्टुलेट में बोर ने बताया, जो नाभि के चारों तरफ जो कोष होते हैं उनकी रेडियस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है, n स्क्वायर अपॉन n नोट। और n नोट जो है सॉरी a नोट जो है उसको बोलते हैं बोर रेडियस, और इसकी वैल्यू हमेशा होती है 52.9 पिकोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो उसमें तो देखो फर्स्ट ही होता है,
मतलब n बराबर ओनली 1 होगा, और जब इसमें 1 की वैल्यू रखेंगे तो r बराबर हो जाएगा a नोट, और r बराबर क्या होगा 0.529 एंगस्ट्रोन। मीन्स ये जो है वो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की रेडियस है, इसीलिए इसको बोलते हैं बोर रेडियस। कौन सी रेडियस बोलते हैं इसको? बोर रेडियस बोलते हैं। अच्छी तरह से समझ लो आप लोग, क्या बोलेंगे इसको? बोर रेडियस। यहां तक ये 6-7 पोस्टुलेट हो गए हैं बोर के। ये सारे पोस्टुलेट आपको पता होना चाहिए, एक एक पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिया है, और सारे पोस्टुलेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर बाद में ये मत कहना सर ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था, ये सारी चीजें आगे भी काम आएंगी। ठीक है, तो एक बार यहां तक आप लोग देख लो। फिर ये हो गया, तो इन 6-7 पोस्टुलेट के बेसिस पे बोर ने अपना मॉडल दिया था। ठीक है, और बोर एटॉमिक मॉडल, और उस मॉडल के जो भी था उसने बता दिया भाई ये मेरे पोस्टुलेट है भाई, और इनके बेसिस पे उसने क्या क्या कैलकुलेट किया। मींस अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल, एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल। अच्छी तरह से समझ लो आप लोग। ठीक है, और देखो इसके बोर मॉडल की एप्लीकेशन में 3 ही पार्ट है इंपॉर्टेंट। एक तो हम लोग जो मैंने बता दिया वो तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एक तो हम लोग जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और जो एक और इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है या जो ऑर्बिट है, कोई सा भी ऑर्बिटल है, सेल है, उसकी एनर्जी। ये 3 एप्लीकेशन है जो हम लोग 1 बाई 1 करके ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू हो जितना मैंने पहले बताया है तो आप लोग देख लो, अदरवाइज आगे चले हम लोग। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग, अगर यहां तक कोई इशू है तो आप लोग बता दो, अदरवाइज आगे चलते हैं हम लोग। आई थिंक नॉर्मल चीजें हैं, कोई इशू नहीं होगा किसी को। नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है। तो देखो अब हम लोग इन तीनों चीजों को कैलकुलेट करना देख लेते हैं। देखो अब आप थोड़ा सा मैथमेटिकली स्ट्रोंग हो जाना। देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। जितने भी कोई भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिट, लेकिन ये ध्यान रखना ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट या सेल। इसमें देखो बहुत ज्यादा डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और सीधे सीधे फॉर्मूले किसी भी ऑर्बिट या सेल की जो रेडियस होती है वो होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रोन। ध्यान से समझ लेना भाई। अब एक बात बता दो, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। देखो पहले तो ये समझो आप लोग, ये आपको कहानी समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो ये सब चीजें जरूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बात ये कन्वर्जन समझ गए क्या आप? ये बताओ पहले, पिकोमीटर मतलब पता है ना आप लोगों को? पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। फटाफट रिप्लाई कर दो भाई आप लोग, आपको ये कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं आया? उसको मैंने 52.9 में कन्वर्ट कर दिया है, अगर हमें पिकोमीटर निकालना था तो। आ गया क्या? देखो क्या करना होता है मैं बता देता हूं। देखो अगर इस दशमलव को यहाँ पे लेके जाएं तो आपको सबको पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस इधर बताता हूं मैं, अगर इस 52.9 को 0.59 में कन्वर्ट करना है, ठीक है,
तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप चाहे चेक करके देख लो, ये और ये बराबर है। अब ये 52.9 और ये दोनों डिजिट सेम है, तो देखो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये 10⁻⁻10 मीटर और ये 10⁻⁻12 मीटर। तो जब इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर का डिफरेंस आ जाएगा। तो कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग, फिर भी कोई इशू रहे तो बता देना, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया है, सिंपल तरीका आपको पता ही है, इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। इस दशमलव को इधर उधर करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको मैं सारे को वापस हटाता हूँ यहाँ से, नॉर्मल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं आ जाते हैं हम लोग। पिकोमीटर, ठीक है, ये कहानी थी। अब देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आर एन क्या है, किसी भी सेल की nth सेल की, तो 1 2 3 4 दिया, तो किसी भी सेल की क्या है, ये रेडियस है। और देखो एन पता ही है आपको, जो KLMN था, एक तरह से अब हम लोग अब बोल सकते हैं कि ये मुख्य क्वांटम संख्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर होगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट, ठीक है भाई। और यहां से आप सीधा सीधा ध्यान रख लेना, देखो अगर हम लोग यहां से लिखे सीधा सीधा रिलेशन, अब अगर हमारे पास सपोज दो ऑर्बिट है, एक N1 है और एक N2 है, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो अगर हम लोग इनका रेशियो निकालें, इन दोनों सेल की रेडियस का रेशियो निकाले, तो Rn1/Rn2 होगा। और यहां से क्या आएगा, देखो ये तो दोनों में कॉमन आएगा तो इसको तो काट देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा, N1² / Z1 × Z2/N2²। ये आप पहले चेक करो ये रिलेशन आपको समझ में आया कि नहीं। देखो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सारे रिलेशन। ये रिलेशन आपको देखो सिंपल, मैंने किसी भी ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला बता दिया है। अब अगर हमारे पास दो अलग अलग ऑर्बिट है, एक N1 है एक N2 है, तो इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को। देखो यहां से एक चीज और बता दूं पहले ही, जो Rn होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। सीधी सी बात है, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा नाभिक से दूरी बढ़ेगी। कोई भी ऑर्बिट है उसके लिए जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा उस ऑर्बिट की नाभिक से दूरी बढ़ेगी। और Rn इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। और मतलब ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा रेडियस क्या होगी, कम होगी। इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, वैसे हिंट दे देता हूं, क्योंकि जेड बढ़ने का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिक के आवेश क्या करता है, साइज को कम करता है। इसलिए ये लॉजिक भी सही है। तो ये दोनों लॉजिक भी आपको ध्यान रखने हैं कि किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, अच्छी तरह से समझ लो आप लोग भाई। देखो ये सारी चीजें, ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में भी दो चीजें आ जाएंगी, इफ, दो चीजें क्या आ गई आपकी, इफ जेड इज सेम, अगर जेड सेम हो तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं, Rn1 बराबर Rn2 बराबर N1² / N2²। सही है। और इधर लिख दें इफ
n इज सेम, देन क्या होगा भाई, Rn1 अपॉन Rn2 बराबर Z2 अपॉन Z1। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब देखो, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप लोग मेरे को ये बता दो कि हाइड्रोजन का थर्ड सेल, ध्यान रखना, और लिथियम 2+ का भी थर्ड सेल। आज समझ में आ गई मेरी? मेरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, दोबारा बताता हूं। हाइड्रोजन का भी थर्ड सेल और लिथियम का भी थर्ड सेल। अब मेरे को हाइड्रोजन के थर्ड सेल और लिथियम के थर्ड सेल की रेडियस का रेशो बता दो। फटाफट रिप्लाई करो। देखो, बस यही समझना है, ये छोटी छोटी चीजें आएंगी एग्जाम में। फिर आप ये मत कहना सर इतने इतने इजी क्वेश्चन, और आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। ध्यान रख लेना, मेरा क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे आप? मैं क्या कह रहा हूं, हाइड्रोजन का थर्ड सेल और लिथियम +2 का थर्ड सेल, और हाइड्रोजन और लिथियम के दोनों थर्ड सेल के रेडियस का रेशियो बता दो मेरे को। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। तो ये चीजें समझने की हैं। आप लोग ये मत सोचना कि अगर आपने बुक में लिखा हुआ पढ़ लिया तो आपको आ गया। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो इन फॉर्मूलों के बेसिस पे, तब तक कोई मतलब नहीं है। ध्यान रख लेना इस बात। आप लोग फटाफट रिप्लाई करो। मेरा क्वेश्चन समझ तो गए ना आप लोग? क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? मैं क्या कह रहा हूं, एक मेरे पास हाइड्रोजन एटम है संतोष, मैंने हाइड्रोजन और लिथियम का रेशो पूछा है, लिथियम और हाइड्रोजन का नहीं। ये भी ध्यान रखना है अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बिल्कुल। यार मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम जो थी, मतलब बात आप समझ गए थे, मतलब वही है, लिखने का है। लेकिन ध्यान रखा करो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने आपको सीधा सीधा बताया है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, आर, एक बार दोबारा लिखता हूं, R3 इसका H का, और R3 इसका M+2 का। अब Z2 मतलब लिथियम वाले का, तो कितना आया, 3:1। ये भी ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना। 3:1 का मतलब समझ गए, मतलब रेशियो जो होगा वो 3:1 होगा। मीन्स ध्यान रखना, हाइड्रोजन के थर्ड सेल की रेडियस लिथियम +2 के थर्ड सेल की रेडियस से 3 गुना ज्यादा होगी। अब आप लोग समझो मेरी बात को। अब देखो, आप लोग इसको दूसरे तरीके से और समझ सकते हो। आपको सबको पता है इसकी रेडियस ज्यादा होगी भाई थर्ड सेल में। आप बताओ हाइड्रोजन की रेडियस ज्यादा होगी या लिथियम की रेडियस ज्यादा होगी, लिथियम+2 की? फटाफट रिप्लाई करो। जो थर्ड सेल है, एक हाइड्रोजन में है एक लिथियम+2 में है, तो आप मेरे को बताओ किसकी रेडियस ज्यादा होगी, हाइड्रोजन वाले की ज्यादा होगी या लिथियम+2 वाले की? हाइड्रोजन की। आप लोग समझ गए। अब मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि आपको किसकी रेडियस ज्यादा होगी, हाँ हाइड्रोजन की। क्योंकि देखो लिथियम में 3 प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन का प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, या उस कोष को ज्यादा खींचेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखो इतनी महाभारत मैंने इतनी इसीलिए बताई है आपको, कि आपको वो प्रोटॉन वाला कंसेप्ट समझ में आ जाए। और आई थिंक अब आपको प्रोटॉन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सारा आप लोगों को, तो पहला कंसेप्ट क्लियर। अब आप लोग बता सकते हो रेडियस। बाकी तो हम लोग कल की क्लास में 10-15 न्यूमेरिकल रखेंगे, वो अलग बात है। आज हम लोग केवल थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। कल, आज जितना पढ़ा दूंगा आपको बोर मॉडल तक, उसके बाद का हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। कल उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स की क्लास रखेंगे साथ की साथ। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा, तो हमने रेडियस निकाल ली है,
रेडियस के बाद में हम लोग निकालेंगे अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है जो बोर कक्षाएं हैं हमारी, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर ऑर्बिट्स या सेल, ये आप लोग ध्यान रख लो अच्छी तरह से। देता हूँ एक, आपके नोट्स में भी नहीं हुआ है, बोर कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। क्या भाई, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको भी देखो एक सीधा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, बी एन बराबर 2.188 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर इसी को मीटर में लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। देखो जेड का आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एन आपको पता ही है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और यहां से सीधा सीधा निकल के आ जाएगा वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड और वी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। मतलब इसका मतलब ध्यान रखना, इसका मतलब ध्यान ये रखना है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ये ध्यान रख लेना। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मीन्स हम लोग एक बात और कह सकते हैं यहाँ पे, एक आपके पास हाइड्रोजन है और एक आपके पास लिथियम है, और सपोज इसका फर्स्ट शेल और इसका फर्स्ट शेल, ठीक है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान रखना लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा ना उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी सेम सेल में, चाहे सेम सेल सेम हो, लिथियम और अगर हाइड्रोजन, लिथियम +2 और हाइड्रोजन की बात करें तो किसी भी सेम सेल में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो लिथियम के सेल में या कोष में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो मैं फिर वही फिजिकल वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उन चीजों को आजमा के देखो कि कहना क्या चाह रहा है वो। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम +2 है, इन दोनों का सपोज थर्ड सेल है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, और उनमें कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ध्यान रखना सेम सेल है फिर भी जो लिथियम +2 का इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे आप लोग चीजों को सोचा करो, इस चीज का रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या समझे हम इससे, ठीक है। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब देखो थर्ड जो लास्ट है, तब जो कैलकुलेट करने वाली बात थी, नंबर 4 पे हम लोग क्या, नंबर थर्ड नंबर से कुछ तभी ध्यान रख लेना आप लोग, तो आपने, चलो हम लोग बात करते हैं अब थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, एनर्जी ऑफ बोर सेल्स, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो कोई भी बोर सेल है या जो बोर कक्षा है इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी होगी जितनी उस सेल की एनर्जी होगी, उस कोष की एनर्जी होगी। ये दोनों चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखना, उस
ऑर्बिट की एनर्जी मान लो, या उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी मान। ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को लगेगा, चीजें थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चीजों। ध्यान क्या रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों का मतलब क्या है, देखो मैं पहले बताता हूँ। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उसको हम लोग ई लिख सकते हैं। और ये एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। देखो एक एक चीज समझना आप लोग, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, बाकी हो जाएगा, कोशिश करना आप लोग समझने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस में के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये देखो तीनों फॉर्मूले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। एक बार ये क्लियर हो गया। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से, अब ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ध्यान से समझ लेना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस 2ke, मीन्स काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल, माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की जस्ट डबल है। अच्छी तरह से समझ लेना। दूसरा रिलेशन लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है बट माइनस में इसके टोटल एनर्जी के बराबर। एक रिलेशन और लिख रहा हूं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दुगनी है इसकी टोटल एनर्जी की। ये आप लोग अच्छी तरह से समझो, ये तीनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r, और टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -r। ये तीनों चीजें आप लोग अच्छी तरह से समझो। एक बार ये रिलेशन आपको समझ में आए कि नहीं आए वो भी मेरे को बता देना। तो मैंने सामने लिख दिया है सारी की सारी कहानी, तो मैंने कुछ चीजें आपको क्लियर बता दी हैं। आपको ये कहा था कि देखो याद करो कि एक चीज मैंने जो बोली है, एक कहा था वेलोसिटी में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी। बोला था कि नहीं बोला था, याद करो। अभी तो बताया आपको, 1 मिनट, भूल गए शायद, क्या बताया था मैंने। ये देखो कहानी, ये कहा था जैसे जैसे एन बढ़ेगा, एन बढ़ने का मतलब नाभिक से कहाँ जा रहे हैं, दूर की तरफ जा रहे हैं। और अब आप इधर आ जाओ वापस, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे नाभिक से दूर जा रहे हैं तब एन बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है। रेडियस ज्यादा होने का मतलब नाभिक से दूर जा रहे हैं, और नाभिक से दूर जाएंगे तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की गति कम होगी, इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा। और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का वेग कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। चेक कर लो भाई, एक एक लाइन आप लोग समझ लो। मैं आपको कल कल एक बात कही थी कि आपने चाहे कितना ही पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को झकझोर के नहीं रखा है। अभी भी बहुत सारी चीजें आपने भले ही रट रखी होंगी लेकिन माइंड में क्लियर नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ये बात क्लियर, एग्री होना अब आप मेरी बात से, क्योंकि मैंने पहले ही प्रूव कर दिया जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी, देखो माइनस आर है, माइनस आर का मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन
माइनस वैल्यू कम होगी, माइनस वैल्यू कम होने का मतलब बढ़ेगी, तो ये भी सही है। और टोटल एनर्जी, सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हो यहां से, तो मैं आगे चलूं। ये रिलेशन आप देख ही सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, बस माइनस का ही डिफरेंस है, ठीक है। और ये वाली एनर्जी है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, ये डबल हो गया ना यहाँ पे कहानी, देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर, तब ये वाली और ये वाली प्लस में जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का डबल हो गया ना। सिंपल मैथमेटिक देख लेना, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, डबल हो गया। ये अच्छी तरह से समझ लो, अगर कोई भी इशू हो तो बता दो, अदरवाइज आगे चले हम लोग। आगे चलने वाली सीधी सी कहानी है, आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। फॉर्मूले में बता देता हूं, वैसे मैंने लिख के दिए हैं। जो टोटल एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है, -21.69 इंटू 10⁻⁻12 आग्स पर एटम। बस कन्वर्जन आप लोग देख लेना, बाकी मैं बता देता हूं। -30.69 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z² अपॉन N²। यहाँ पे भी आप लोग Z² अपॉन N² कर लेना, ये नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ है, ये करेक्शन कर लेना भाई आप लोग, और मैं भी कर लेता हूँ। ये करेक्शन आप लोग भी कर लेना पहले वाले फॉर्मूले में भी। मैंने नहीं लिखा, शायद निकल गया मेरे माइंड से, आप ये करेक्शन कर लेना। जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है, उसमें ये करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बराबर माइनस, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सारे फॉर्मूले ध्यान रखना भाई, कोई कुछ भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले, आपको याद होना चाहिए कौन सी यूनिट में कौन सा फॉर्मूला था। 1312 Z² अपॉन N² इंटू था यहाँ पे किलो जूल पर मोल। और एक और ध्यान रख लेना आप लोग, n बराबर -313.6 Z² अपॉन N² किलो कैलोरी पर मोल। सारा चेक कर लो भाई आप लोग, फिर कहीं भी कोई इश्यू है तो बता दो आप लोग एक बार, बट ये सारा चेक कर लो, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। एक आपकी बुक में और लिख रखा है एक फॉर्मूला, जो एनसीईआरटी की बुक है, वो और ध्यान रख लेना, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन आता ही है। वहां पे लिख रखा है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन N² जूल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये देखो ध्यान क्या रखना है, आपको रट्टा मारना है भाई, सीधी सी बात है, सारे फॉर्मूलेज को। बाकी कन्वर्जन आपको आना चाहिए, देखो अगर आप कन्वर्ट करके देखोगे एक दूसरे में तो आपको पता चल जाएगा, एकदम इजी गोइंग कन्वर्जन है सारा का सारा, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग इन सारी चीजों को अप्लाई कर दे, तो जो हमें, बाकी एक चीज मैंने फिर भी यहाँ बता दी है, सारी कहानी जो है वो फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मैंने नोट्स में भी लिख दिया है। ये हमेशा माइंड में रखना है आप लोगों को, मतलब आपको ध्यान ही ये रखना है कि पूरा का पूरा बोर मॉडल जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, बस सारी कहानी जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूम रही। अब देखो, ये सारी कहानी क्लियर हो गई आपकी। अब देखो, इस एनर्जी का हमें यूज करना है, और इस एनर्जी का अगर हम लोग यूज करें तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, एनर्जी डिफरेंस, तो कह सकते हैं सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ई। तो डेल्टा ई का मतलब समझ गए आप लोग शायद, क्या सा कंसेप्ट है, अभी जो मैंने बताया था,
En2 माइनस 1 En1। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 13.6 जेड स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख लेना, सीधा सीधा डेल्टा ई। अगर कोई भी दो एनर्जी लेवल्स हैं, मैंने बताया वो फॉर्मूला मैंने बता दिया, किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालने का, किसी भी सेल या ऑर्बिट की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बता दिया। अब अगर किन्हीं भी दो ऑर्बिट्स या सेल की एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, ये हायर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, ये लोअर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट। एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, उसी चीज को हम लोग एक बार दोबारा रिपीट करते हैं यहाँ पे। और रिपीट करने का मतलब क्या है, देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को सिंपल तरीके से। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होंगे हमारे पास, सेल। तो क्या बोलते हैं, कोस, कुछ भी, ऑर्बिट। नंबर दे देते हैं, देखो यहाँ पे n बराबर 1, बराबर 2, बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ए एल एम एन ओ। एनर्जी की बात करें तो देखो इसकी एनर्जी E1 2 3 4 5, और डैश डैश करते कहाँ तक चले जाएंगे, ई इनफाइनाइट। एक चीज ध्यान रखना, इनफाइनाइट पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो हमेशा जीरो, और वो ही मैक्सिमम एनर्जी होती है। ध्यान रखना दो चीजें हमेशा, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की इनफाइनाइट पे या इनफाइनाइट सेल में या इनफाइनाइट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी होती है। हमेशा माइंड में सेट रख लेना। आपसे पूछा जाए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, ओ, तो आपको लग रहा होगा जीरो कैसे यार, आप लोग समझ गए होंगे वैसे तो। अगर नहीं समझ में आया तो काफी जगह डिस्कस करेंगे हम लोग, मैं और बता दूंगा। इन दो चीजें माइंड में जरूर बिठा लेना, मैक्सिमम एनर्जी जीरो, इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो, बस इतना सा ध्यान रखना। अब देखो मैंने नोट्स में लिख के दिया है, देखो ये चीजें खैर वो देख लेगा आप लोग, देख लोगे आप लोग, फिर मैं कुछ बता देता हूँ आपको एक दो। देखो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। और जब देखो ये बात आप लोगों को जब सोल्व करके देखना है, जब हम लोग उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें n बराबर 1 रखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो देखो क्या होगा वहां से। देखो आप लोग रख के देख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। फिर वहां पे n बराबर 2 रखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लिख के दिया है वो सारा सही है बिल्कुल, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ऐसे ही मैंने सारे लिखे। अब देखो यहीं से हम लोग कुछ चीजें और कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सपोज हमें E2 में से E1 निकालना हो, देखो ये वाली एनर्जी और ये वाली, तो ध्यान से समझना आप, -3.4 माइनस -13.6, ये दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। और तो E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा। कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर हम लोग E3 में से E2 निकालेंगे, मीन्स इसमें से ये निकालेंगे, तो कितना आएगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। का मतलब ध्यान रखना, कुछ चीजें माइंड में सेट कर लेना हमेशा के। जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा, दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस, कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना,
E2 माइनस E1 का डिफरेंस ज्यादा होगा E3 माइनस उसे, इसका डिफरेंस ज्यादा होगा E4 माइनस E1 से, सॉरी E3 से, और इसका डिफरेंस ज्यादा होगा E5 माइनस 4 से। ये सारी चीजें देखो, ये रट्टा नहीं मार सकते, ये चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। 13.6 की जगह RH लिख, वो देखो मैंने लिखा है सारी चीजें, उसमें आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा कुछ लिख के दिया है आप लोगों को। नीचे चेक करो, जो नोट्स मैंने दिए हैं उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते। ठीक है भाई, तो ये 3-4 चीजें समझ में आ गई यहां से आपको। एक चीज जो मैं दोबारा बता रहा हूं, n = 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, बाकी सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यहां तक आप लोग देख लो, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। बस जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है, जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, दो क्रमागत एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कम होता जाएगा, और जब इनफाइनाइट पे जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स बिल्कुल कम हो जाएगा, एनर्जी जो डिफरेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग इस बोर मॉडल की हेल्प से क्या क्या निकाल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप में। देखो एक तो हम लोग ध्यान से समझना, आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने का क्या मतलब है, आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, किसी भी परमाणु की गैसीय अवस्था में, किसी भी परमाणु की गैसीय अवस्था में उसकी आद्य अवस्था से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, या फिर हम लोग बोलते हैं जनरली बाह्यतम कोश, और सबको पता है हाइड्रोजन का जो बाह्यतम कोश है वो कौन सा है, 1s है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए ई इनफाइनेट और E1 का डिफरेंस निकाल ले, क्योंकि इनफाइनेट का मतलब क्या हुआ, मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, तो बाह्यतम कोश तो हाइड्रोजन का 1s, मतलब फर्स्ट सेल, सही है, और बाहर निकालने का मतलब इनफाइनेट, वो एटम से ही बाहर चला गया, उसके नाभिक वाभिक का कोई कंट्रोल ही नहीं है उस पर। देखो सबको पता है, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो उसमें हाइड्रोजन में जो, या फिर किसी दूसरे एटम की बात की जाए तो जो N2 होगा वो हमेशा इनफाइनेट होगा, और जो N1 होगा वो हमेशा ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट होने का मतलब हम लोग कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल। लेकिन हाइड्रोजन के केस में तो सबको ही पता है कौन सा होगा, E1, ये 0 माइनस माइनस 13.6, और ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव, तो ध्यान रखना ये 13.6 ही आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हाइड्रोजन की। अच्छी तरह से समझ लो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है किसी भी एटम की, तो हमें जो N2 है वो तो इनफाइनेट लेना होगा, और जो N1 है वो उसकी ग्राउंड स्टेट में, तो उसका आउटर मोस्ट सेल लेना होगा। दूसरा एक हम लोग निकाल सकते हैं सेपरेशन एनर्जी, एनर्जी निकाल सकते हैं सेपरेशन एनर्जी, और हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? अब देखो पहले तो ये बताओ पृथक्करण ऊर्जा क्या होती है, देखो ये ध्यान रखना आप लोग। तो पृथक्करण ऊर्जा की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो किसी भी एटम के उत्तेजित अवस्था से, ग्राउंड स्टेट से नहीं, अब की बार किसी भी एटम की उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो देखो यहाँ पे भी सीधी सीधी कहानी है। इसका मतलब देखो, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो N = 1 तो क्या है उसकी ग्राउंड स्टेट,
और n बराबर 2 3 4 5 6, ये उसकी कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। को ध्यान से समझो आप लोग एक बार अच्छी तरह से। देखो, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको तो बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो नीचे जो एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें से किसी में भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। इसका मतलब अगर सेपरेशन एनर्जी की बात की जाए हाइड्रोजन के केस में, तो N2 बराबर तो वही इनफाइनेट, बट N1 बराबर अब की बार क्या हो सकता है? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, डैश डैश। क्लियर है? चलो, सेपरेशन एनर्जी हो गई। नंबर थर्ड पे हम लोग बात करते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा भी, एक हम लोग निकाल सकते हैं एक्साइटेशन ऊर्जा। एक्साइटेशन ऊर्जा, या फिर हम लोग कह सकते हैं उत्तेजन ऊर्जा। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ उत्तेजन ऊर्जा क्या है? उत्तेजन ऊर्जा का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फर्स्ट शेल में है। ध्यान रखना, तब एक तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर के अगर इनमें से किसी भी एनर्जी लेवल में चला जाता है, और इस मतलब इस वन लेवल से, फर्स्ट लेवल से किसी भी लेवल में इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। का मतलब क्या हुआ? अगर N2 की बात करें तो क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6, लेकिन N1 बराबर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ये हाइड्रोजन के केस में हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना अच्छी तरह से, बहुत जगह कंफ्यूजन करता है ये। एक सिंपल फॉर्मूला हमने क्या लिखा था एनर्जी का? तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला लिखा है? En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? आपको लग रहा होगा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर। आपको लग रहा है कि जेड बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखना, बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, और नेगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब है जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम होगी। ये अच्छी तरह से समझ लेना। और En बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस 1/n²। इसमें आपको लग रहा है कि जब n का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान घटेगा, ऐसा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ध्यान रखना, घटेगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो हम लोग खैर डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, कभी भी मत बोल देना कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ये तो गलत हो जाएगा वैसे। लेकिन एक तरह से ध्यान रखना, n का मान बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते इनफाइनेट पे कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और वही एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है। कौन सी एनर्जी होती है? मैक्सिमम एनर्जी होती है। सारी चीजें आपको बोर मॉडल में ध्यान रखनी है। अगर कहीं भी कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, 8 10 20 15, 8 10 15 जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग एक बार कर पाएंगे, इन तीनों कंसेप्ट के बेसिस पे, मेनली बोर मॉडल के बेसिस पे 8 10 न्यूमेरिकल हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो वही कहानी, हम लोग सराउंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे। उससे पहले बोर मॉडल की भी कुछ कमियां थी, और वो कमियां मैंने लिख के दे दी हैं। जैसे बोर मॉडल हाइड्रोजन के लीनियर स्पेक्ट्रम को तो समझा पाया, लेकिन फाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। एक वो ये नहीं समझा पाया, जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो स्प्लिट होती हैं, अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है, बट जाती है। तो वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो, अगर कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड में
स्प्लिट होती है उसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो वो बोलते हैं उसको स्टारिक इफेक्ट। वो इसको भी नहीं समझा पाया। इसके अलावा उसने ये तो बताया इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों। यहां पर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। बस यही है और कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमी थी, इस थ्योरी को, इस बोर मॉडल को हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये भी ध्यान रख लेना, उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर। मींस ये पूरा मॉडल केवल और केवल हाइड्रोजन पे बेस्ड है। ठीक है भाई, ये सारा का सारा एक बार बोर मॉडल तक आपका कंप्लीट। कल न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई है कल हम लोग उनपे और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो दूर कर लेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप लोग बता दो, अदरवाइज आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। जो भी क्लास होंगी हम लोग लंबी रखेंगे क्लास, अब कैसे भी करके इसको जल्दी खत्म करनी है इनऑर्गेनिक को अपना। आपको भी दिक्कत नहीं है, आपको आती भी है चीजें और कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें हैं भी। ठीक है, तो खत्म करें आज की क्लास। अगर किसी को कोई इशू हो तो बताओ, अदरवाइज खत्म करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि। कल न्यूमेरिकल्स की क्लास रखेंगे, अगर टाइम रहा तो फिर हम लोग सराउंडिंग इक्वेशन पे चले जाएं। ठीक है।